नीरज की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। स्कूल के इम्तिहान खत्म हो चुके थे। ट्यूशन क्लासेस भी बंद हो गई थी। अभी उसके सामने कई खर्चे खड़े थे, कमरे का किराया, घर का सामान। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि सारे खर्च एक साथ निपट जाते। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नीरज को एकाएक ख्याल आया कि मकान मालिक मिसेज रेमन से बात की जाए, शायद कोई हल निकल आए। मिसेस रेमन उस 2 कमरों के मकान में अकेली ही रहती थी। छत पर उसका कमरा था। वहां एक कमरा वॉशरूम के साथ था। बरामदे को घेर कर एक छोटी सी रसोई बना दी थी। नीरज के लिए कमरा ठीक ठीक था। उसकी अच्छी गुजारी हो रही थी। पिछले दिनों उसकी बीमारी की वजह से पैसों की समस्या खड़ी हो गई थी। इलाज में पैसा खर्च हो गया और बचत न हो सकी। शाम को वह मिसेस रेमन के दरवाजे की घंटी बजा रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर बोली, हेलो यंग मैन, कैसे हो? उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उन्होंने प्यार से उसे बिठाया। उसके न कहने के बावजूद वे चाय ले आई। फिर पूछा, बताओ कैसे आना हुआ? नीरज ने धीमे से कहा, मैम आपको तो पता है मैं एमए कर रहा हूँ और ट्यूशन करके अपना खर्च चलाता हूँ। छुट्टियों में कोई काम कर लेता हूँ, पर इस बार बीमारी के इलाज में खर्च ज़्यादा हो गया, इसलिए इस महीने का किराया वक्त पर नहीं दे पाऊंगा। मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। इससे पहले कभी नीरज से मिसेस रेमन को कोई शिकायत न थी। बहुत शिष्ट और शालीन था वह। किराया हमेशा वक्त पर देता था। मिसेस रेमन अच्छी महिला थी। बोली, कोई बात नहीं, जब तुम्हें सहूलियत हो तब किराया दे देना। तुम स्टूडेंट हो और बहुत अच्छे लड़के हो, इतनी रियायत तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। नीरज खुश हो गया, बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वे बोली, नीरज मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मेरा एक स्टोर है, उसको मेरे एक पुराने मित्र मिस्टर जैकब देखते हैं। वे भी काफ़ी उम्र के हैं। हिसाब किताब में उन्हें परेशानी होती है। अगर तुम शाम को थोड़ा वक्त निकाल कर हिसाब किताब देख लो तो तुम्हारे किराए के रुपए भी उसमें से कट जाएंगे और कुछ रुपए तुम्हें भी मिल जाएंगे। नीरज ने तुरंत कहा, ठीक है मैम, मैं कल से ये काम शुरू कर दूंगा। इससे मुझे बहुत मदद मिल जाएगी। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। दूसरे दिन से नीरज 1-2 घंटे स्टोर पर हिसाब किताब वगैरह देखने लगा। मिस्टर जेकब बहुत सुलझे हुए और सहयोग करने वाले इंसान थे। बड़े अच्छे से उसका काम चलने लगा। महीना पूरा होने पर किराए के पैसे काटकर उसे कुछ रकम भी मिल गई। नीरज के सेमेस्टर शुरू हो गए। परीक्षाएं खत्म होने पर उसे सुकून मिला। उस दिन वह अच्छे मूड में नीचे गार्डन में बैठा था कि मिसेस रेमन आ गई। उसकी परीक्षाएं खत्म होने की बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया। उन्होंने बिरयानी बहुत अच्छी बनाई थी। बरसों बाद उसने किसी ने इतने प्यार से खाना खिलाया था। मिसेस रेमन के छुट्टियों में उसे 1-2 जगह और काम दिलाने का वादा भी किया। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो मिसेस रेमन के बारे में सोच रहा था। पता नहीं कैसे एक खूबसूरत चेहरा उसके ख्यालों में उभर आया। उस हसीन चेहरे को वह भूल जाना चाहता था। अपने अतीत को अपने जहन से खुरच कर फेंक देना चाहता था। पर न जाने क्यों वह चेहरा बार बार उसकी यादों में चला आता था। न चाहते हुए भी वह अतीत में डूब गया। उस समय वह करीब 6 साल का था। एक बहुत खूबसूरत औरत जो उसकी मम्मी थी उसे प्यार करती, उसका ख्याल रखती। उसके पापा भी बहुत हैंडसम और डैशिंग थे। वे उसे घुमाने ले जाते, खिलौने दिलाते, पर एक बात से वह बहुत परेशान रहता कि अक्सर किसी न किसी बात पर उसके माता पिता के बीच लड़ाई हो जाती। खूब तकरार होती। वह सहम कर अपने कमरे में छिप जाता। उसका मासूम दिल ये समझ ही नहीं पाता कि उसके मम्मी पापा क्यों झगड़ते हैं। फिर घर में खाना नहीं पकता। पापा गुस्से से बाहर चले जाते और खूब देर से घर लौटते। वह दूध और डबल रोटी खाकर सो जाता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोनों के बीच बड़ी जोरदार लड़ाई हुई। फिर पापा जोर जोर से चिल्लाकर पता नहीं क्या क्या बककर बाहर चले गए। मम्मी भी देर तक चिल्लाती रही। उस रात को पापा घर वापस लौटकर नहीं आए। दूसरे दिन आए तो फिर दोनों में तकरार शुरू हो गई। बीच बीच में उसका नाम भी ले रहे थे। फिर पापा सूटकेस में अपना सामान भरकर चले गए, कभी लौटकर नहीं आए। मम्मी का मिजाज बिगड़ा रहता। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। फिर एकदम मम्मी खुश दिखने लगी। एक दिन एक बैग में उसका सामान पैक किया। फिर उसकी मम्मी, जिसका नाम सोनाली था, ने कहा, नीरज मुझे विदेश में जॉब मिल गई है। अब तुम मेरी कजिन नीता आंटी के साथ रहोगी। वे तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। बेटा तुम भी उनको तंग न करना। दूसरे दिन सोनाली उसे नीता आंटी के यहाँ छोड़ने गई।
नीरज किसी भी हाल में मम्मी को छोड़ना नहीं चाहता था। रो रो कर उसकी हिचकियां बंध गई। मम्मी भी रो रही थी, पर फिर वे आंचल छुड़ाकर चली गई। नीरज उदास था, हालात से समझौता करने को मजबूर था। उसके पास और कोई रास्ता न था। उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया। नीता आंटी का व्यवहार उससे अच्छा था। वे उसे प्यार भी करती थी। अंकल बहुत कम बोलते, उसे अलग कमरे में अकेले सोना होता था। रात में सोते समय वह कई बार डर कर उठ जाता, तकिया सीने से लगाए रो रो कर रात काट देता। कोई ऐसा न था जो उसे उन काली रातों में उसे सीने से लगाकर प्यार करता। उसे समझ नहीं आता था माँ उसे छोड़कर क्यों चली गई, पापा कहाँ चले गए। दिन बीतते रहे। 10-12 दिनों बाद मम्मी उससे मिलने आई। खिलौने, चॉकलेट, कपड़े लाई थी। उसे खूब प्यार किया और फिर उसे रोता बिलखता छोड़कर मलेशिया चली गई। जिंदगी एक डर्रे पर चलने लगी। नीता आंटी उसका बहुत ख्याल रखती थी। आंटी के यहाँ रहते हुए उसे कई बातें पता चली। आंटी की शादी को 8 साल हो गए थे। उनके यहाँ औलाद न थी, इसलिए उन्होंने उसे गोद लिया था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे सारी बातें समझ में आती गई। कुछ बातें उसे नीता आंटी से पता चली, कुछ बातें उनकी पुरानी बुआ कमला से पता चली। उसके माँ बाप की कहानी भी उन्हीं लोगों से मालूम पड़ी। उसकी मम्मी सोनाली बहुत खूबसूरत, चंचल और जहीन थी। जब वे एमएससी कर रही थी, उनकी मुलाकात उसके पापा रवि से हुई। पहले दोस्ती, फिर मोहब्बत। दोनों के धर्म में फर्क था, दोनों के घरों से शादी का इनकार ही था, पर इश्क जुनून कहाँ रुकावटों से रुकता है। दोनों की पढ़ाई पूरी होते ही उन दोनों ने सोच समझकर आपसी सहमति से अपना शहर छोड़ दिया और इस शहर में आकर बस गए। सोनाली और रवि दोनों ही नए जमाने के साथ चलने वाले, ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदे सरीखे थे। पुराने रीति रिवाजों के विरोधी, नई सोच, नई डगर, आज़ादी ख्यालों के हामी। उन दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहना शुरू कर दिया। विवाह उन्हें एक बंधन लगा। उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। जल्द ही उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई। जल्द ही उन्होंने जीवन की सारी जरूरी सुविधाएं जुटा ली। एक साल फूलों की महक की तरह हल्का फुल्का खुशगवार गुजर गया। फिर उनकी जिंदगी में नीरज आ गया। शुरू शुरू में दोनों ने खुशी से जिम्मेदारी उठाई। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। सोनाली चंचल और आजाद रहने वाली लड़की थी। घर में सास ससुर या कोई बड़ा होता तो कुछ दबाव होता, थोड़ा समझौता करने की आदत बनती, पर ऐसा कोई न था। रवि बेहद महत्वाकांक्षी और थोड़ा स्वार्थी था। खर्च और काम बढ़ने से दोनों के बीच धीरे धीरे कलह होने लगी। पहले तो कभी कभार लड़ाई होती, फिर अंतराल घटने लगा। दोनों में बर्दाश्त और सहनशीलता जरा न थी। फिर हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई होने लगी। रवि के अपने माँ बाप, परिवार से सारे संबंध टूट चुके थे और वे लोग उससे कोई संबंध रखना भी नहीं चाहते थे। उनके रवि के अलावा एक बेटा और एक बेटी थी। उन्हें डर था कि कहीं रवि के व्यवहार का दोनों बच्चों पर बुरा प्रभाव न पड़ जाए। जो लड़का प्यार की खातिर घर परिवार छोड़ दे, उससे उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। रिश्तेदारों से तो रवि पूरी तरह कट चुका था। कभी किसी दोस्त या सहयोगी के यहाँ कोई समारोह में शामिल होने का मौका मिलता, वहां भी कोई न कोई ऐसी बात हो जाती कि मन खराब हो जाता। कभी कोई इशारा करके कहता, यही है जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, या कोई कह देता इन लोगों की शादी नहीं हुई है, ऐसे ही साथ रहते हैं। उन दिनों लिव इन रिलेशन बहुत कम चलन में था। लोग इसे बहुत बुरा समझते थे। लोग खूब आलोचना भी करते थे। रवि भी इस बात को महसूस करता था कि अगर समाज में घुल मिल कर रहना है तो समाज के बनाए उसूलों के अनुसार चलना जरूरी है। पर अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जो जैसा चल रहा था वही अच्छा लगने लगा। सोनाली अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। उससे छोटी 2 बहनें थी। उसने घर से भागकर रवि के साथ रहना शुरू कर दिया। इन सब बातों की उसके माँ बाप को खबर हो गई थी। बिना शादी के दोनों साथ रहते हैं, इस बात से उन्हें बहुत धक्का लगा। ऐसी खबरें तो पंख लगाकर उड़ती है। उनकी 2 बेटियां कुंवारी थी। कहीं सोनाली की काली छाया उन दोनों के भविष्य को भी ग्रहण न लगा दे। यह सोचकर उन लोगों ने सोनाली से कोई संबंध नहीं रखा, न उसकी कोई खोज खबर ली। वैसे भी एक आजाद लड़की को क्या समझना। इस तरह सोनाली भी अपने परिवार से अलग हो गई थी। उसकी रिश्ते की एक बहन नीता इसी शहर में रहती थी। उससे मेल मुलाकात होती रहती थी। उसकी शादी को 8 साल हो गए थे। उसकी कोई औलाद न थी। वह बच्चे के लिए तरसती रहती थी। इधर रवि और सोनाली के बीच अहम का टकराव होता रहता। दोनों पढ़े लिखे, सुंदर और जहीन थे।
कोई झुकना नहीं चाहता था। एक बात और थी, दोनों ही अपने परिवारों से कटे हुए थे। इस बात का एहसान उन्हें खटकता तो था, पर खुलकर इसको कहीं स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनकी ही गलती नजर आती। फिर सोशल लाइफ भी कुछ खास न थी। इसी घुटन और कुंठा ने दोनों को चिड़चिड़ा बना दिया। नीरज की जिम्मेदारी और खर्च दोनों को ही भारी पड़ता। दोनों को अपना अपना पैसा बचाने की धुन सवार रहती। नतीजा निकला रोज रोज की लड़ाई और अंजाम। रवि घर नीरज और सोनाली को छोड़कर चला गया। न कोई बंधन था, न कोई दबाव, न कोई कानूनी रोक। बड़ी आसानी से वह सोनाली और बच्चे को छोड़कर चला गया। किसी से पता चला कि वह दुबई चला गया। इधर सोनाली भी बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसने भी दौड़ धूप व कोशिश की। उसे मलेशिया में नौकरी मिल गई। अब सवाल उठा बच्चे का, उसका क्या किया जाए। सोनाली भी अकेले ये जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती थी। अभी उसके सामने पूरी जिम्मेदारी जिंदगी पड़ी थी। उसकी कजिन नीता ने सुझाव दिया कि उसकी कोई औलाद नहीं है, वह नीरज को अपने बेटे की तरह रखेगी। सोनाली ने नीरज को उसे दे दिया। एक मौखिक समझौते के तहत बच्चे उसे मिल गया। कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत ही नहीं समझी गई। इस तरह मासूम नीरज नीता आंटी के पास आ गया। बिना माँ बाप के एक मांगे की जिंदगी गुजारने की खातिर नीता आंटी उसका खूब ख्याल रखती थी। पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। जो बच्चे बचपन में दुख उठाते हैं, तन्हाई और महरूमी झेलते हैं, वे वक्त से पहले शाने और समझदार हो जाते हैं। नीरज ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। एक ही धुन थी उसे कि कुछ बनकर दिखाना है। मेहनत और लगन से उसका रिजल्ट भी खूब अच्छा आता था। दुख और हादसे कहकर नहीं आते। नीता आंटी का रोड एक्सीडेंट हो गया। 4-5 दिन मौत से संघर्ष करने के बाद वे चल बसी। नीरज की तो दुनिया उजड़ गई। अब बुआ एकमात्र सहारा थी। वे उसका बहुत ध्यान रखती। अंकल पहले से ही कटे कटे से रहते थे, अब और तटस्थ हो गए। धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए। उस वक्त वह 10वीं में पढ़ रहा था। एक साल गुजर गया। आंटी की कमी बहुत महसूस होती, पर सहन करने के अलावा कोई रास्ता न था। पहले भी वह अकेला था, अब और अकेला हो गया। उसके सिर पर आसमान तो तब टूट टूटा जब अंकल दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी को घर ले आए। दूसरी पत्नी रेनू 30-31 साल की स्मार्ट औरत थी। कुछ अरसे तक वह चुपचाप हालात देखती और समझती रही, और जब उसे पता चला नीरज गोद लिया बच्चा है, तो उसके व्यवहार में फर्क आने लगा। नीरज ने अपने आप को अपने कमरे तक सीमित कर लिया। खाने वगैरह का काम बुआ ही देखती। 1.5 साल बाद जब रेनू का बेटा पैदा हुआ, तो नीरज के लिए जिंदगी और तंग हो गई। अब तो रेनू उसे बात बात पर डांटने फटकारने लगी थी। खाने पीने पर भी रोक टोक शुरू हो गई। बासी बचा खाना उसके लिए रखा जाता। वह तो गमीनत थी कि बुआ को उसे बहुत प्यार करती थी, छिप छिप कर उसे खिला देती। धीरे धीरे रेनू ने अंकल के कान भरने शुरू कर दिए। अब नीरज उनकी नज़रों में भी खटकने लगा। बेवजह के ताने व प्रताड़ना शुरू हो गई। उस दिन से तो हद हो गई। उसे किताब की जरूरत थी। उसने अंकल से पैसे मांगे। इस बात को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया कि अतीत के सारे काले पन्ने खोलकर उसे सुनाए गए। उस पर किए गए एहसान जताए गए, खर्च के हिसाब बताए गए। नीरज खामोश खड़ा सब सुनता रहा। उसके पास कहने को क्या था। उसके माँ बाप ने उसे ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया था कि शर्म ने उसका सिर झुक जाता। अच्छे मार्क्स लाने के बाद उसकी न कोई कदर थी, न कोई तारीफ। 10वीं में उसके 97% नंबर आए थे। स्कॉलरशिप मिल रही थी। पढ़ाई के सारे खर्चे उसी में से पूरे हो जाते। कभी कभार किताब वगैरह के लिए कुछ पैसे मांगने पड़ते थे, उस पर भी हंगामा खड़ा हो जाता था। उस दिन वह अपने कमरे में आकर बेतहाशा रोया। उसके माँ बाप ने अपनी मोहब्बत व अपने ऐश, अपनी सहूलियत, अपने स्वार्थ के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर उन दोनों ने विधिवत शादी की होती, अपनी जिम्मेदारी समझी होती, तो ननिहाल या ददिहाल में से कोई भी उसे रख लेता। उसकी जिंदगी यूं शर्मशार न हुई होती। उसी दिन रात को उसने तय किया कि 12वीं पास होते ही वह यह घर छोड़ देगा। अपने बलबूते पर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। 12वीं उसने मेरिट में उत्तीर्ण की, पर घर में कोई खुशी मनाने वाला न था। रूखी फीकी मुबारकबाद मिली। बस बुआ ने बहुत प्यार किया, अपने पास से मिठाई मंगा कर उसे खिलाई। हाँ, उसके दोस्तों ने खूब सेलिब्रेट किया। 2-4 दिनों बाद उसने घर छोड़ दिया। पढ़ाई के खर्चे भी उसे कोई फिक्र न थी। स्कॉलरशिप मिल रही थी। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ये मुश्किल नहीं होता।
आगे की कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।